आज की जो मीटिंग की गई थी यहाँ पे, इसमें करीब 9 विधानसभा क्षेत्रों से कुछ चुने हुए साथियों को यहाँ पे बुलाया गया था। इन ये जो विधानसभा हैं, इसमें भवानी खेड़ा है, उसके अलावा आदमपुर, नलवा, हिसार, उकलाना, हांसी, बरवाला, नारनौंद और आदमपुर और फतेहाबाद, इन विधानसभा क्षेत्रों के यहाँ पे साथी बुलाए गए थे। और इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, ये एक कड़ी है मीटिंग्स की जो हमारी चल रही है। उसमें पहली मीटिंग रोहतक में की गई थी, उसके बाद 2 जींद में की गई हैं। मुख्य तौर पर मैं बता देता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। कांग्रेस को प्रदेश में और मजबूती मिले, और एक ऐसे समय में जब सरकार को आए 7-8 महीने हो गए हैं और लोगों के अंदर एक उत्सुकता कह लीजिए या कौतूहल कह लीजिए कि कांग्रेस की आगे भूमिका क्या रहेगी, प्रदेश में विपक्ष का जो रोल है वो किस प्रकार से निभाया जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए और कांग्रेस को और सक्रिय बनाने के लिए और लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। फिलहाल 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, 15 असेंबली के हलके जो हैं, उनको चिन्हित किया गया है। इन 15 में 9 तो हैं जो हिसार लोकसभा की हैं। उसके अलावा जींद जिले की 4 बचती हैं, क्योंकि उचाना जो है वो हिसार लोकसभा का हिस्सा हो गया, तो 9 में आ गया। 4 जींद जिले के, जुलाना, सफीदों, जींद और कलायत। कलायत हो गया साथ वाले जिले का, नरवाना। 4 नरवाना, ये जींद जिले के, एक कलायत, एक इधर फतेहाबाद, और 15 हो गए मेरे ख्याल से, 15 हो गए। इन 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 5 ग्रुप्स में, जिसमें 3 हलके होंगे एक ग्रुप में। उदाहरण के तौर पे, जैसे जो सबसे पहली कार्रवाई हम शुरू कर रहे हैं, 20 अगस्त को राजीव गांधी जी का जो जन्मदिन है, इसे सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 20 अगस्त को पहला कार्यक्रम इसके तहत इसका आयोजन किया जाएगा जींद में, जिसमें जुलाना, जींद और सफीदों के जो साथी हैं वो उसके अंदर आएंगे। इसकी मैं रूपरेखा थोड़ी आपको समझा देता हूँ। ये आज की भी जो मीटिंग की गई थी उसी संदर्भ में है कि देहात का यदि इलाका है तो उससे 5 से 7, और इसी तरह से शहरों में जो वार्ड्स हैं वहाँ एक थोड़ा यंगर प्रोफाइल जिसको कहें हम, मतलब 18-20 साल से लेके और 45 एक साल तक की उम्र के जो लोग हैं, उनको पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, किसी नेता विशेष के साथ नहीं, पार्टी के साथ। ये हमारा ध्येय है। क्योंकि विगत ये देखने में आया है कि संगठन के अभाव में, लेकिन क्योंकि लोगों का रुझान जो था वो कांग्रेस के पक्ष का हो रहा था, क्योंकि बीजेपी सरकार से त्रस्त थे, लेकिन संगठन के अभाव में जो लोगों का जुड़ाव था वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो सीमित था किसी पद तक, या और स्पष्ट तरीके से कहूं तो एमएलए की टिकट पर। तो उस परिपाटी को हम तोड़ सकें, लोगों को पार्टी के साथ, पार्टी की विचारधारा के अनुसार जोड़ा जा सके, ये हमारा प्रयास है। और इसी प्रयास के तहत ये सीरीज ऑफ मीटिंग्स है। तो जैसे मैंने बताया, शुरुआती तौर पर जो पहली मीटिंग है जिसकी डेट वगैरह फिक्स कर ली गई है वो 20 अगस्त की है, और 20 अगस्त के बाद से 15 सितंबर तक ये 5 मीटिंग्स जो हमने करनी है वो हम करेंगे। उनकी तिथियां क्या होंगी वो भी आपको समय समय पर बताते चलेंगे, लेकिन मुख्यतः जो 3 हलकों की ग्रुपिंग्स बनाई गई हैं वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। उनकी मीटिंग्स की तारीख क्या होगी वो आगे बता देंगे। वो आज तो सिर्फ 20 तारीख की जो जींद की मीटिंग है 3 हलकों की, इसके आगे है हांसी, नारनौंद और भवानी खेड़ा, ये एक ग्रुप है।
जिसकी मीटिंग मोस्ट लाइकली हंसी में की जाएगी। इसके बाद फिर आपका उकलाना, बरवाला और हिसार, ये 3 का ग्रुप है। इसकी मीटिंग के बारे में अभी पशोपेश है कि उसकी बरवाला में करें या हिसार में करें, तो जैसे भी होगा वो समय आने पर बता दिया जाएगा। उसके अलावा फतेहाबाद, आदमपुर और नलवा, ये एक अलग ग्रुपिंग है। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग है। और लास्ट वाली जो है वो उचाना, नरवाना और कलायत, ये 15 हलकों से शुरुआत है। ये शुरुआत है, जैसे मैंने कहा 15 सितंबर तक ये हमारा खत्म करने का है। ये जो मीटिंग्स होंगी, इसमें मुख्य तौर पे जो हमारा एजेंडा रहेगा, ये मीटिंग्स नहीं है, ये एक हिसाब से आप इसको ट्रेनिंग सेशंस कह सकते हैं। हमने 10-12 मुद्दे चिन्हित किए हैं। उसमें से बहुत मुद्दे प्रदेश से संबंधित हैं, चाहे वो कृषि और कृषि व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वो बेरोजगारी की जो समस्या है, जो कि देश में शायद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है वो आज के दिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी हरियाणा प्रदेश में है, उससे संबंधित हो, या अनेकों और विषय हैं। अग्निवीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो सीधा सीधा रोजगार से भी उसका संबंध है, क्योंकि हमारी बड़ी भूमिका रहती है। जो फौज के अलग अलग विंग्स हैं उनमें हमारे बहुत बच्चे जाते हैं। और उसके अलावा कुछ मुद्दे, स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रीय स्तर के होंगे उसमें, जिसमें सबसे बड़ा तो यही है कि संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। हमारा लोकतंत्र जो है, जो 75 साल से जिसे सींचा गया है, उसके ऊपर जो सीधा सीधा कुठारा घात हो रहा है। कल तक तो लगता था लुका छिपी करके हो रहा है, ईवीएम के मैनिपुलेशन के माध्यम से या और जो डर्टी ट्रिक्स होती है इलेक्शन की, उसके माध्यम से। लेकिन अब जिस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशनल तरीका जो बिल्कुल हमारे सामने प्रखर होके आया है, जो बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चला है इलेक्टोरल रोल का, वो आपका और मेरा सीधा सीधा वोट काटने का एक तरीका है। हमेशा से मान्यता ये रही है, जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि हर वो व्यक्ति जो एडल्ट है, शुरुआती तौर पे 21 साल उसकी उम्र थी, बाद में वो 18 साल पे आ गई थी, हर एडल्ट जो है उसको वोट का अधिकार है। और ये उसको सुविधा प्रदान करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। इन्होंने उसको पलट के उल्टा कर दिया कि आप ये बताएं आपकी वोट क्यों बनाई जाए। सवाल इलेक्शन कमीशन तब उठा सकता है जब मैं अपने वोट का अधिकार मांग रहा हूं और आप मुझे बता पाएं कि आपकी वोट इस तरह से नहीं बन सकती या इस वजह से नहीं बन सकती। लेकिन इन्होंने जिम्मेवारी अब सिटीजन के ऊपर डाल दी कि तुम प्रूव करो। और ये बिहार से शुरुआत है, शुरुआत करनी थी। आप ऐसे प्रदेश से भी कर सकते थे, जैसे हरियाणा हुआ या महाराष्ट्र हुआ, जहां पे चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब अगले 4-4.5 साल वहां ना लोकसभा का चुनाव है ना विधानसभा का चुनाव है। अगर आपको इस तरह की इंटेंसिव रिवीजन करनी थी, आप इन इलाकों से शुरू करके कर सकते थे, ताकि आपको सारे मुद्दे समझ में आ सकते। लेकिन ये मुद्दे समझने की बात नहीं है, ये इलेक्शन को चुराने की, इलेक्शन आने से पहले की प्रक्रिया है। 65,60,000 वोट, मैं आंकड़ों के हिसाब से बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये आज के दिन सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। क्योंकि बिहार के चुनाव के 4-5 महीने के बाद 5 प्रदेशों में चुनाव आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं वो सारे के सारे। उसमें केरला है, तमिलनाडु है, असम है, बंगाल है, और 1-2 शायद नॉर्थ ईस्ट के भी उसमें स्टेट्स हैं। बिहार से शुरुआत की गई है। बिहार में अडल्ट पॉपुलेशन जो है वो 8 करोड़ 18 लाख है। और जो अभी तक इस SIR के शुरू होने से पहले जो वोटर्स का आंकड़ा था वो 7 करोड़ 90 लाख का था। मतलब ये कि यदि 8 करोड़ 18 लाख लोगों की बात करें, उसमें से करीब 95% लोगों की वोट बनी हुई थी। देश की शायद एवरेज 97% है, 97% है, लेकिन बिहार की 95 थी, राष्ट्रीय औसत से 2% ही कम था। लेकिन अब जो ये कार्रवाई की गई है, उसमें वो जो 7 करोड़ 90 लाख भी जो थे, वो घट के 7 करोड़ 24 लाख पे आ गए।
सीधा सीधा क्या है कि 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बिहार में, 243। औसतन हर हलके में विधानसभा के 27,000 वोट कटने लग रही हैं। आप 27,000 वोट की अहमियत समझ के देखिए। आप हरियाणा का उदाहरण यदि उठा के देखेंगे, कितने हलके मिलेंगे आपको जहां 27,000 क्या, कहीं 2,000 का अंतर है, कहीं 3,000 का अंतर है, कहीं 5,000 का अंतर है। तो 27,000 सिरे से वोट यदि आप कम कर रहे हैं किसी भी विधानसभा में, जिसको यदि आप बिहार की लोकसभा में कन्वर्ट करोगे तो 1.5 लाख वोट हर 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 लोकसभा से कटेंगी। और एक ऐसे प्रदेश में जहां पे आबादी की जो बढ़ोतरी की दर है वो सबसे ज्यादा है। अब विडंबना देखिए, महाराष्ट्र एक वो प्रदेश है जहां की आबादी अब बढ़ना बहुत कम हो चुका है। वो रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं 2.1 की, महाराष्ट्र रिप्लेसमेंट रेट के नीचे जा चुका है। बिहार में रिप्लेसमेंट रेट 3 का है आज के दिन, मतलब 2040 तक भी उम्मीद नहीं है कि वो 2.1 पे आएगा। मतलब जिस प्रदेश की आबादी बढ़ने लग रही है वहां आप वोट काटने लग रहे हैं, और जिस प्रदेश की आबादी स्थिर हो चुकी है वहां पे आपने 70 लाख वोट 5 साल में और अकेले 4 महीने में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़ाने का काम किया है। ये बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट केस है। अभी हमें ये नहीं पता, राहुल गांधी जी कल या परसों जो भी वो कर्नाटका में जो उन्होंने कहा है कि मैं पटाक्षेप करूंगा, वहां उन्होंने एक लोकसभा की स्टडी करवाई है उसके बारे में। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंधा भी देख सकता है कि ये हो क्या रहा है। तो इस तरह के मुद्दे हैं, इनके ऊपर हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, चाहे वो भले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों या अपने फील्ड में कोई सीनियर जर्नलिस्ट भी हो सकता है, या कोई राजनेता जिसको खास तौर पे किसी विषय की जानकारी हो, उनको हम इन लेक्चर्स के लिए बुलाएंगे। और ये 5 मीटिंग में 4 से 5 लेक्चर होंगे ये। और इसके अलावा ये 2 चीजें हुई, मैंने कहा राष्ट्रीय मुद्दे, फिर प्रदेश के मुद्दे, और तीसरी चीज ये, क्योंकि मेन मुद्दा लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का है, खास तौर पर जो युवा वर्ग है, तो उन्हें कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के इतिहास के बारे में और कांग्रेस की विचारधारा के बारे में एक स्पष्टता हो कि क्यों वो कांग्रेस से जुड़े हैं। इसके बारे में ये भी विषय रहेगा, और खास तौर पे उस रूह से कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भूमिका जो रही है, उसके एवज में आरएसएस ऑब्लिक बीजेपी, उनकी क्या भूमिका रही है, उनकी क्या विचारधारा रही है, उसके बारे में उसका पटाक्षेप किया जा सके। क्योंकि मेरा ये मानना है विशेष तौर पे कि जो हमारा युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया से इस कदर प्रभावित है कि उसकी जो एक विस्तृत विस्तृत सोच होनी चाहिए उसको वो कहीं मिस कर रहे हैं। क्योंकि 2-2 लाइन में जवाब चाहिए आजकल हर चीज का। तो यदि नेहरू जी के बारे में कोई उत्तेजना वाली बात बताए तो वहीं आकर फुल स्टॉप लग जाता है, आदमी उसी से मन बना लेता है। कोई ये सवाल नहीं करता कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे किन परिस्थितियों में बने थे, किस प्रकार से बने थे, देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था, देश में बंटवारे का जो उस समय इतना बड़ा एक विध्वंसकारी जो घटना घटी थी उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा हुआ था, सब उन चीजों को भुला देते हैं। बात करते हैं पीओके ले लिया, 62 की लड़ाई में ये हो गया, यहां तक भी नहीं बख्शते कि 71 की लड़ाई जहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, बांग्लादेश अलग से देश बनाया गया, वहां भी सवाल पूछेंगे कि 93,000 पाकिस्तानी फौजी जो आपने अरेस्ट किए थे, सरेंडर जो हुआ था, वो छोड़ क्यों दिए थे। ये वो सरकार के लोग और उनके फॉलोअर सवाल करते हैं जिनसे 4 दिन की लड़ाई के बाद जो फौज ने इतनी हिम्मत से लड़ी और इतनी बहादुरी से लड़ी और इतना प्रोग्रेस वो आपको दे रहे थे, वो 4 दिन के बाद पॉलिटिकल विल ना होने के कारण और कुछ बड़े धन्ना सेठों के बिजनेस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए 4 दिन में बिना किसी टर्म के सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। मैं बिना टर्म इसलिए कह रहा हूं, कोई भी सीज फायर बिना कंडीशंस के नहीं होता। सीज फायर जब भी होता है उसके अंदर एक स्पष्टता होती है कि ये सीज फायर किस लिए किया गया।
हमारी सरकार कहती है कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया था। वो मकसद तो आपका 6-7 की रात को ही पूरा हो गया था, आप बता रहे थे। आपने उनके 9 ठिकानों पे हमला कर दिया था और पता नहीं कौन सी बुद्धिमत्ता दिखाई थी कि पाकिस्तान को फोन कर दिया कि जी हमने तो ये करना था, ये कर दिया, इसके आगे हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते। अब आप देख लें आपने क्या करना है। करना क्या था, उन्होंने अगले दिन जवाब देना शुरू कर दिया आपको। चीन उनके पीछे खड़ा था। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कहीं नजर नहीं आई। क्या आपने कभी सुना था कि ऐसी स्थिति, या कल्पना की थी कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि अमेरिका भी पाकिस्तान के पक्ष की बात करे, चीन भी पाकिस्तान के पक्ष की बात करे और रूस भी न्यूट्रल हुआ हुआ है? तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि देश को एक ऐसे मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि आपके दिन आज दुनिया में ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कोई दोस्त नहीं है। भूटान और नेपाल तक कुछ नहीं बोले। भूटान और नेपाल जिनसे आपका हर तरह का संबंध है, हर तरह का रिश्ता है, चुप्पी साध गए। तो सोच के देखिए ये क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण कि आपने देश के अंदर परिस्थितियां कैसी पैदा कर रखी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर के अंदर तो गांधी और नेहरू को आप बदजुबानी करें और विदेश में उन्हीं के नाम पर भारत का डंका बजाने की कोशिश करें। ये दोनों चीजों का तारतम्य नहीं बैठता। आप घर के अंदर तो सांप्रदायिकता फैलाएं, कटुता फैलाएं, और बाहर जाके आप फिर बात करें कि आतंकवाद को दुनिया हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे कई एमपी मित्र हैं जो इन डेलीगेशंस का पार्ट थे। खास तौर पे वो डेलीगेशंस जो मिडिल ईस्ट या नॉर्थ अफ्रीका के देशों में गए हैं, जो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल देश हैं, जिनके हिंदुस्तान से हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। जब हम ये बात करते थे आतंकवाद की, उनका सीधा सा जवाब होता था, आप आतंकवाद की बात तो कर रहे हो, गाजा पे क्या स्टैंड है आपका? यहाँ नरसंहार हो रहा है, सिर्फ आतंकवाद नहीं, नरसंहार हो रहा है वहां, और हम वहां चुप हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार और उसके जो हितैषी हैं, जो पार्टी है जिस जो सरकार को चला रही है, उसके जो हितैषी हैं सारे, वो उसमें एक सांप्रदाय को देख रहे हैं कि उनको पीटा जा रहा है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, चाहे वो नरसंहारी क्यों ना हो। लेकिन अपने यहाँ आतंकवाद की हम फिर दुहाई देते हैं कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। पाकिस्तान को तो कहीं अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की टीम बना के नहीं भेजनी पड़ी, हमें क्यों भेजनी पड़ी? अभी क्यों भेजनी पड़ी? आपको लड़ाई पे जाना था, तैयारी तो करनी चाहिए थी पूरी की पूरी। तैयारी से मेरा मतलब फौज से नहीं है, तैयारी डिप्लोमेटिकली। आपने कोई तैयारी नहीं की। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं और ये लोगों के सामने आए, यही सबका प्रयास है। क्योंकि एक एक जनसाधारण को की सोच को ऐसा ग्रस्त कर दिया गया है विभाजनकारी एजेंडा से कि ये दिन हमको आज देखना पड़ा। तो मुख्यतः यही है। 5 मीटिंग्स होंगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बनाने का, समझाने का एक प्रयास किया जाएगा। और इसके अंदर एक बहुत हमारी विशेष तौर पे कोशिश ये रहेगी कि 2 वर्ग, खास तौर पे महिला, युवा, किसान, वो अपनी जगह हैं, लेकिन एक तो जिसे हम बैकवर्ड कम्युनिटी कहते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटीज, आप बीसी कह लीजिए, ओबीसी कह लीजिए, ये कांग्रेस का परंपरागत रीढ़ की हड्डी रही है हरियाणा में खास तौर पर। लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी उनको लुभाने में कामयाब रही। और दूसरा, जो हमारा शेड्यूल कास्ट समाज है, उसके अंदर विभाजन का एक प्रयास किया गया जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब रहे। वहां भी मैं यही कहना चाहूंगा, सैद्धांतिक तौर पे या विचारधारा के तौर पे उनका कहीं बीजेपी से तारतम्य नहीं बैठता, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि बीजेपी उनको भी, उनका भी एक वर्ग जो है उसको अपनी तरफ ले जाने में कामयाब रही, जिस वजह से हमें जो राजनीतिक तौर पे या इलेक्शन के तौर पे एक नुकसान है
वो उठाना पड़ा 2024 के लोकसभा के चुनाव में। तो ये सारी चीज़ें इन इन 5 दिन के सेशंस में डिस्कस की जाएंगी और प्रयास यही है कि कांग्रेस जो प्रदेश में मजबूत है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, कांग्रेस प्रदेश में बहुत मजबूत है, लेकिन इस मजबूती को आगे बढ़ा के ले जाया जा सके और एक संगठन के नाते आगे बढ़ाया जा सके। खत्म सिर्फ मैं इस बात से करना चाहूंगा, जो बात राहुल गांधी जी ने बार बार कही है, लड़ाई विचारधारा की है बीजेपी के साथ। शायद हरियाणा में गलतफहमी ये हो गई थी कि ये साधारण राजनीतिक लड़ाई है जिसे नेता अपने आप जीत लेंगे, लेकिन ये लड़ाई विचारधारा और संगठन दोनों मिलके जब बीजेपी का सामना किया जाएगा, चाहे देश की बात हो या हरियाणा प्रदेश की बात हो, उसका मुकाबला इफेक्टिवली सिर्फ तब किया जा सकता है जब हमारा संगठन मजबूत हो और विचारधारा के मामले में हमारे अंदर एक स्पष्टता हो, एक क्लैरिटी। थैंक यू सर। अभी केंद्र सरकार जो किसानों के खाते में एमएसपी की ये दावा करते हैं 24 फसलों पर एमएसपी दी जा रही है, कैसे देखते हैं? ये तो ऐसे पुराने विषय हो चुके सारे क्योंकि ये जो पीएम किसान के नाम से जो 2-2 हज़ार की जो ग्रांट आती है किसान के खाते में, इसको तो अब 4-5 साल हो गए। और देखिए बीजेपी सरकार करती क्या है, आप उनका काम करने का तरीका देखिए। मूलभूत बदलाव नहीं लाना चाहते किसान की अवस्था में, खेती को सुधारने के बारे में एक लॉलीपॉप देना चाहते हैं कि किसान अपना मुंह बंद रखे कि ये 6,000 रुपए साल के लो, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आपको देंगे, लेकिन आप ज्यादा कुछ ना मांगे। एमएसपी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जब उन्होंने 3 कानून वापस लिए तब उसका जिक्र किया था। अब वो कहाँ है, कौन सी कमेटी बनी नहीं बनी, उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी नहीं दी, किसी को नहीं पता। तो ये तो घिसी पिटी चीजें हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि किसान से भी आप आके पूरे देश को यदि देखें, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। पिछले 4 साल हो गए मेरे ख्याल से, कोविड के टाइम में देना शुरू किया था, कोरोना के टाइम में देना शुरू किया था और 4.5-5 साल उसको हो गए हैं। और दूसरी तरफ हम कहते हैं हम दुनिया की 5वीं या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, जल्दी तीसरी भी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अब 80 करोड़ आबादी, तो आप ये मान रहे हो कि ये ऐसी अवस्था में भी नहीं है कि अपने 4 दाने का इंतजाम कर सके। तो कौन सी अर्थव्यवस्था आपकी बढ़ रही है? तो राहुल गांधी ने जब बात कही ना उसके डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे, और उन्होंने कहा कि ये चीज शायद प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ही नहीं समझ में आ रही, बाकी तो पूरे देश को समझ में आ रही है। उसका तात्पर्य यही है, उसका तात्पर्य यही है कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का आप करोगे क्या जब आपका 80 करोड़ भारतीय 140 करोड़ में से आपके मुफ्त अनाज के ऊपर जीवन यापन करने लग रहा है। तो ये उन्हीं चीजों का एक हिस्सा है सारा। चौधरी साहब, पाकिस्तान के साथ एक डील की है, ऑयल डील, हथियारों की डील भी हुई। बहुत समय बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते इतने नजदीक दिखाई दे रहे हैं, क्या मानते हैं कि विदेश नीति बिल्कुल फेल हो चुकी है? बिल्कुल फेल हो चुकी है जी। और इसके फेल होने का जो मैंने मेन कारण बताया, क्योंकि हर चीज का एक वो अंग्रेजी में शब्द है टिपिंग पॉइंट होता है। वो टिपिंग पॉइंट, ये 4 दिन की जो लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया, वो टिपिंग पॉइंट वो था। अभी तक क्योंकि वही बात है, हमारे पास 4 पैसे आज के दिन हुए हुए हैं, तो हमारा बर्ताव एक बड़ा वो था कि हम दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, अब तो हम दुनिया को लेक्चर देंगे। जिस प्रकार से हमारा विदेश मंत्री अपने बयान देता था, ऑपरेशन सिंदूर के एक हफ्ता पहले तक उनका बयान क्या था कि वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स। मतलब हमें कोई उपदेश ना दे, हमारे साथ अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हो तो करो। एक पार्टनर खड़ा नहीं मिला उस समय। तो ये जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका का जो मेल मिलाप दोबारा से शुरू हुआ है, जो खत्म हो चुका था पूरी तरह से, वो आपको तंग करने के लिए है या आपको अंग्रेजी में एम्बेरस करने के लिए है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कोई सुखद बात नहीं है कि आज के दिन, जो मैंने पहले कहा कि चीन, अमेरिका और रशिया की न्यूट्रलिटी पाकिस्तान के प्रति, ये पूरी फॉरेन पॉलिसी का टोटल फेलियर है जो आपके सामने जिसने दिखा दिया। दुनिया में 3 महाशक्तियां मानी जाती हैं, चीन, रूस
और अमेरिका। भारत की जब अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पे कहीं नहीं होती थी, उस समय भी दुनिया में भारत और भारत की आवाज का एक वजन होता था, लोग मानते थे। आज आप देख लीजिए, आप नहीं। सर आप हिसार की जनता के मध्य कभी देखे नहीं जाते, लोग मिस करते हैं कि भाई अब जयप्रकाश जी सांसद हैं, सवाल उनसे पूछिए। विजेंद्र जी आप राहुल गांधी जी खुद ऑब्जर्व कर रहे थे पूरे प्रक्रिया को, अभी तक भी लिस्ट नहीं आई है क्या? नहीं, लिस्ट जल्दी आ जाएगी। हरियाणा वाली जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की लिस्ट है, वो मेरे ख्याल से कभी भी आ सकती है। मुझे नहीं लगता उसमें कोई और कार्रवाई बची हुई है लिस्ट आने के अलावा। सर शहर डूबे पड़े हैं, गांव डूबे पड़े, खेत डूबे पड़े, विकास काम वो तो प्रधानमंत्री बताएंगे, नायब सैनी जी से पूछिए उसको। कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? कांग्रेस का स्टैंड मेरे को तो, मैं आज इस रोड पे आया, रोहतक हिसार रोड पे, ये हाईवे है, NHAI का बहुत बड़ा हाईवे है। मैंने इस सड़क पे इस कदर कभी पानी भरा हुआ नहीं देखा था। शहरों में तो हर साल की कहानी है। आज तो कंडीशन अच्छी है सर, पहले दिन हाँ, वो जब बारिश ज्यादा थी तब और होगी। नहीं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से चरमरा चुका है, और उसका कारण यही है कि सिर्फ एक डिवाइसिव एजेंडा के साथ इलेक्शन दर इलेक्शन जीते गए हैं, और लोगों ने भी परफॉर्मेंस को नकार के जो अपने आपसी मतभेद हैं उसको तरजीह दे के वोट की हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। अदरवाइज तो 2024 का जो चुनाव था, कोई सवाल ही नहीं था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ना बने। तो ये चीजें अब सामने जो सीटें आ रही हैं उनके लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी तैयारी नहीं है आपका प्रदेश संगठन भी है उसपे जिला का संगठन नहीं, इसीलिए एक शुरुआत तो हमने कर दी। वो कोशिश को दूसरे लोग आएंगे नहीं आएंगे, संगठन की बात नहीं, मैं संगठन के नाते कर रहा हूँ। हम भी जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल कांग्रेस और कांग्रेस के झंडे और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके तहत कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गठ या कोई धड़ा बनाने का कोई ऐसा प्रयास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल इसीलिए है, जब संगठन आ जाएगा तो इसकी कोऑर्डिनेशन हम उसके साथ कर लेंगे। लेट लतीफी बहुत हो रही है सर इसमें, डेडलाइन कई बार हो चुकी है कांग्रेस की। वही मैंने कहा, हमने शुरुआत इसीलिए की है कि लोग भी पूछने लग गए कुछ करोगे या नहीं करोगे। थैंक यू।